आज की क्लास में हम दिल्ली शिल्पी चक्र के एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार, नहीं कभी कभार पूछे जाने वाले कलाकार जिनको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी स्टूडेंट क्लास में आ जाएं और सभी लोग हमारी क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ें ताकि जो भी परीक्षा आप दें उसमें सफल हों। तो आज की क्लास में हम रामेश्वर ब्रूटा को पढ़ाने चल रहे हैं। रामेश्वर ब्रूटा बहुत महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है। रामेश्वर ब्रूटा, इनसे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार ये नहीं है, ये जान लीजिए। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि कौन से इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, कौन से नहीं हैं। अगर हम इस बात को जानते रहेंगे तो हम समझते हैं कि अच्छी तैयारी हमारी हो सकती है, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। जो टॉपिक्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हम उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा रिजल्ट अन्य लोगों की तुलना में बेहतरीन होगा। क्योंकि अगर हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, सारे टॉपिक्स को साथ में लेकर चलेंगे तो उतना हम याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा और जो कम इम्पॉर्टेंट हैं उनको कम प्रायोरिटी ही दें। तो रामेश्वर ब्रूटा बहुत महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए और याद भी रखिए कि जो इम्पॉर्टेंट कलाकारों में से नहीं है उनको जन्म, मृत्यु, शिक्षा ये सब लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनमें आपको पढ़ना क्या है, उनमें आपको उनकी ही विशेषताएं, जो एक दो विशेषताएं रखते हैं वो उन्हीं को पढ़ना है। जैसे रामेश्वर ब्रूटा किस संगठन से जुड़े हुए हैं या किस ग्रुप के कलाकार हैं, पहला प्रश्न तो यही हो गया। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आधुनिक चित्रकार और समकालीन आर्टिस्ट हम अलग कैसे करें, इसको याद दिलाइएगा। वीडियो के लास्ट में, हम पढ़ाने के लास्ट में ये बात बहुत आराम से समझा देंगे, तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं रामेश्वर ब्रूटा को। तो ये किस ग्रुप के कलाकार हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा इनसे कि रामेश्वर ब्रूटा किस संगठन से जुड़े हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र। ये किस संगठन से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। ये लर्न कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया, ये भी महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिक्षण कार्य क्यों हो सकता है, इसका भी कारण हम बताएंगे। हमारी क्लास में क्यों, कैसे, कितना इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसका कारण है। उसका कारण एकमात्र ये है कि जैसे हमने सफलता को अर्जित किया, जैसे कहते नहीं हैं कि जो परेशानियों को झेलता है, जो दुख को उठाता है, वही दूसरे का दुख भी समझता है। और अगर हम इस परीक्षा को क्लियर ना करे होते, पढ़े ना होते, इस दिशा में कार्य ना किए होते, तो हमें इन चीज़ों पर मैं उतना अच्छा हो सकता है ना कर पाती, ना रिजल्ट दे पाती। जैसे आज के समय में जैसे अपना ही बच्चा है घर में और वो पढ़ने गया, एक छोटा सा उदाहरण भी हम आपको देंगे, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे हम लोग तब तक कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं जब तक वो हमारे घर में नहीं होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत विषय का ज्ञान नहीं रखती, मैं बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं रखती हूँ, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए, हमारे घर में चीज़ें आईं, हमने भी देखा, हमने भी जाना, तब हमें ये चीज़ें पता चली कि भाई बीटेक क्या होता है, एमटेक क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, इसके थ्रू कहाँ जाते हैं, कैसे परीक्षा देते हैं, तब हमें समझ में आया। तो जब तक आप स्वयं से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तब तक किसी के बताने से बहुत कम फर्क पड़ता है। आप सुन लिया, जितना सुना उतना ही जाना, लेकिन जब स्वयं उसमें
इंगेज होते हैं आप, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। यही चीज़ हमारे साथ भी है, यही चीज़ हमारे साथ भी है, हमारी क्लासेस में भी है, हमारे पढ़ने में भी है, हमारे जीवन में भी है, कि जब तक हम किसी चीज़ को, जैसे अब हमारे साथ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि समाज बहुत बुरा है, कुछ लोग कहते हैं समाज बहुत अच्छा है, तो जो जैसा जिसके साथ हुआ रहेगा वो उसी चीज को रीड भी करता है, उसी चीज को समझता भी है और वैसे ही ज्ञान भी आपको देता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे, अगर जिस व्यक्ति की शैली जैसी है, इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वह उन चीज़ों से ऑलरेडी ग्रस्त है, या उन चीज़ों को फेस कर चुका है, या उन चीज़ों में रमा हुआ है। जब तक आप वहाँ पर नहीं हो तब तक आप हर चीज़ को नहीं समझ सकते हो, ये एकदम हकीकत है, जान लीजिए। तो जब हम इस परीक्षा को दिए तब हमको समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है, क्यों है, और जब कब कैसे और क्यों पर काम करना आपने शुरू कर दिया, आपकी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ में भी है ये चीज़ें। अभी बच्चे आपके छोटे हैं तो छोटी बातें आपको समझ में आएंगी, जब बच्चे बड़े होंगे और क्लासेस में बढ़ेंगे तो और बातें समझ में आएंगी। हमेशा एक अनुभवशील व्यक्ति किताबी व्यक्ति से ज़्यादा विद्वान होता है। ये आपको एकदम चीज़ों को सही समझने के लिए आप इसको समझिए मेरी बात को, कि जो किताबी कीड़ा है वो उतने तक ही सीमित है, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अनुभवी होते थे, और वो एक बात कहते भी थे कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ये बाल उम्र के साथ, जानकारी के साथ सफ़ेद हुए हैं। तो सही चीज़ है। और अब क्या है, अब तो बाल ऑलरेडी पैदा होते ही सफ़ेद हो जा रहे हैं, तो अब ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है कि ये बाल धूप के नहीं सफ़ेद हैं, अनुभव के सफ़ेद हैं, ये तो कहना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने जो जाना अपने जीवन में, जो सीखा है, वो यही सीखा कि आप जिन चीज़ों में घिरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, जिससे आपने लड़ा है, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ और समझा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारी क्लास में इतना आप समझ लीजिए कि जो बेतुकी चीज़ें हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उनको नहीं पढ़ना है, और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम जानते हैं इनको पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको हम नकार देंगे, नहीं पढ़ेंगे। और जिनको हम जानते हैं कि इनको बिना पढ़े सफलता अर्जित करना बहुत मुश्किल है, उनको हम बेहतरीन विकल्पों के साथ, क्वेश्चन बनाने के साथ पढ़ाएंगे, और आप भी उसी तरीके से पढ़िए भी। जैसे इनका शिक्षण कार्य, हमने कहा कि इनका शिक्षण कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न आ सकता है। वो क्यों कहा पता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने त्रिवेणी कला संगम में शिक्षा नहीं दी है। कुछ ही लोग ऐसे हैं त्रिवेणी कला संगम में शिक्षा दिए हुए हैं, इसीलिए इनका ये इम्पोर्टेंसी बन सकता है कि इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया है। तो त्रिवेणी कला संगम में ये कहाँ पर है त्रिवेणी कला संगम? ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। इन्होंने नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में शिक्षा दिलाई या शिक्षण कार्य किया। इनकी प्रसिद्धि कई रूपों में है। पढ़ने को तो हम लोग सब पढ़ते हैं, क्योंकि डर है, भय बिन होय न प्रीति, डर है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, इस पर आप जरूर विचार करके ही पढ़ें। तो ये कई रूपों में प्रसिद्ध है, इनकी प्रसिद्धि नहीं इम्पॉर्टेंट है। ये चित्रकार हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, साथ साथ जब इन्होंने त्रिवेणी कला संगम में शिक्षा दी तो ये एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाएंगे। तो ये क्या है? एक शिक्षक भी हैं, ये एक उपन्यासकार भी हैं,
और ये एक फिल्म निर्देशक भी हैं। अब इतनी चीजों के लिए जब हम इनको जान रहे हैं तो हम एक कोई विकल्प आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इनके लिए करेंगे कि ये एक अच्छे चित्रकार रहे। तो मुख्य रूप से इनकी प्रसिद्धि किस रूप में होगी, मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में ये फेमस होंगे। मुख्य रूप से किस रूप में होंगे, चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध होंगे। अब इनकी पत्नी भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्यों, इनकी पत्नी का नाम वसुंधरा देवी है, पत्नी वसुंधरा देवी है, और वसुंधरा देवी जो है वह एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रही। इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि सब चित्रकारों की पत्नी चित्रकार मूर्तिकार नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंसी बन सकती है कि कुछ चित्रकार और कुछ मूर्तिकार की पत्नियां भी चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट रही हैं, उनको भी जरूर लर्न करें। तो ये वसुंधरा इनकी पत्नी है और वो भी स्वयं चित्रकार हैं। अब इनके चित्रों पर किसका प्रभाव है, किसके, रामेश्वर ब्रूटा की बात हो रही है तो रामेश्वर ब्रूटा को ही समझें। तो प्रभाव की बात अगर हम करें तो इनके चित्रों पर या इनके जीवन पर, रामेश्वर ब्रूटा के जीवन पर फ्रांसिस बेकन का प्रभाव है, फ्रांसिस बेकन का प्रभाव है, और ये भी अच्छा प्रश्न नहीं हो सकता, ठीक, फ्रांसिस बेकन का प्रभाव है। अब इनके चित्रों की विशेषताएं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि इनके चित्रों की विशेषताएं अन्य चित्रकारों की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो इनके चित्रों की विशेषताओं को लर्न कर लें। रामेश्वर ब्रूटा के चित्रों की विशेषताएं, रामेश्वर ब्रूटा के चित्रों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं भाई, इनके चित्रों की विशेषताएं हैं कि चित्रों में चौड़े कंधे, मनुष्य के चौड़े कंधे, चित्रों में मनुष्य के चौड़े कंधे, चौड़ा सीना, चौड़ा सीना और चौड़े चौड़े यानी बड़े बड़े यानी आदम कद, चौड़े चौड़े बड़े बड़े, इसी को हमारी चित्रकारी की भाषा में, चित्रकला की भाषा में क्या कहते हैं, आदम कद यानी बड़े बड़े, जैसे हिमालय, जैसे हिमालय, जैसे हिमालय के रूप में है। सेंटेंस हो सकता है गड़बड़ हो, इसको आप लोग अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। तो सेंटेंस हमारा ये कहने का मतलब है कि ये हिमालय की तरह बड़े, हिमालय की तरह विशाल, हिमालय की तरह चित्र बनाते रहे और मनुष्य को हिमालय के रूप में चित्रित किया है। ये इनके चित्रों की विशेषता है। और ये चित्रकार हैं और इन्होंने हिमालय की तरह मनुष्य को पेंट किया है, ऊंचे कद के, हिमालय की तरह ऊंचे कद के चित्र बनाने के रूप में माहिर हैं, जाने जाते हैं। ये हिमालय के रूप में तो बनाए, ऊंचाइयों को दिखाया, लेकिन हमेशा से मनुष्यों को दुखी अवस्था में चित्रित किया है, हमेशा से मनुष्य को
दुखी रूप में मनुष्य को दुखी रूप में चित्रित किया है। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हालांकि रामेश्वर ब्रूटा बहुत महत्वपूर्ण कलाकार, मैंने शुरू में ही कह दिया है भाई, नहीं है। इनके अधिकांश चित्र एक ही रंग में बने होते हैं। इनके अधिकांश चित्र इसका क्या मतलब है? इनके अधिकांश चित्र एक ही रंग में बने होते हैं, अर्थात मोनोक्रोम। एक ही रंग की बात अगर आएगी कभी भी फंडामेंटल में, तो ये समझिएगा मोनो मीन्स एक होता है, और क्रोम रंग, एक ही रंग में संपूर्ण चित्र का चित्रण मोनोक्रोम कहलाता है। ठीक, तो एक ही रंग में पूरा चित्र को पेंट कर दिया करते थे, और स्पेशली रंग नहीं कि काला में ही बना दिया, जैसे रजा के चित्र हैं तो इस तरीके से नहीं, लेकिन एक ही रंग का प्रयोग अपने चित्रकारी में करते थे। ये अच्छा प्रश्न इनके लिए है। इनके चित्रों में टेक्सचर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हर बात का जवाब है, हर क्यों का जवाब है। जैसे हमने कहा कि इनके चित्रों में टेक्सचर यानी धरातल महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है भाई, बताइए, इसका रीजन बताइए। तो टेक्सचर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये भी तो बताओ क्यों। ये नकल वाली क्लास नहीं है कि किसी की नकल करके छाए रहो यूट्यूब पे, ये नकल की क्लास नहीं है। हर क्यों का जवाब आर्ट गंगा की क्लासेस में उपलब्ध है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये सिल्वर का लेप लगाते थे अपने टेक्सचर में। क्या करते थे? सिल्वर कलर का लेप लगाते थे। ये क्या करते थे? अपने टेक्सचर में सिल्वर कलर का लेप जरूर लगाते थे। और कोई भी कलाकार सिल्वर कलर का लेप लगाता था क्या? नहीं ना। इसलिए इनकी कुछ विशेषताएं हटकर हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारे स्टूडेंटों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक अच्छे पिता हैं और एक अच्छी माँ हैं। जैसा कि मैं भी एक माँ हूँ, तो एक अच्छे पिता भी आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे और एक अच्छी माएँ भी पढ़ रही होंगी। अच्छे ना होते तो शायद आप पढ़ने ना आते, क्योंकि हर व्यक्ति, हर माँ और पिता, व्यक्ति को तो छोड़ दो, व्यक्ति में सब आ जाएंगे, लेकिन हर एक माँ और पिता अगर इस उम्र में पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल है, अपने परिवार के लिए बहुत ही समर्पित है, तभी पढ़ रहा है। नहीं तो उसको पढ़ने की आवश्यकता इस उम्र में नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है यदि, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए ही कर रहा है। नहीं तो महिलाएं खासकर जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो किसके लिए कर रही हैं? अरे पति तो कमा ही रहा है, अब कमाए चाहे ना कमाए, शादी करके अगर ले आया है तो 2 रोटी तो खिलाएगा ही ना। लेकिन हम महिलाएं इसलिए संघर्ष करते हैं, इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम अपने लिए नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, इसलिए करना चाहते हैं। तो एक बात हम हर उन माता पिता से कहना चाहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक चीज़ का ध्यान दें। मैंने जो समझा अभी 2-4 सालों में, क्योंकि हर कार्य मैंने कहा ना अपने ऊपर भीगने पे ही समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। तो आप अपने बच्चों की क्षमता को पढ़ें, समझें, इसके बाद ही उसको प्रेशराइज करें, उसको मोटिवेट करें। नहीं तो
हमारे समय में क्या हुआ कि हमारी क्षमता तो एक अध्यापक बनने की है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की है, और पता चला हमने अपने बच्चों को क्या कर दिया कि सीपीएमटी निकालो। आज सीपीएमटी नीट में कन्वर्ट हो चुका है, उसको निकालो, जेईई दो, सिविल की तैयारी करो। उससे होगा क्या, बच्चा आपका और स्वयं आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे। इसलिए जो चीजें आपके समझ में हैं कि हमारा बेटी या बेटा ये काम कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस छोटा या बड़ा होता क्या है, सिर्फ एक चीज होती है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ये खराब बात है। बाकी कोई भी सर्विस, कोई भी नौकरी खराब नहीं है। तो आप अपने बच्चों की ये मेरा सुझाव है आपके लिए, बाकी इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा सुझाव है कि आप अगर अपने बच्चों की क्षमताओं को समझ रहे हैं, समझते हैं, और ये बच्चों की ही बात नहीं है, हर व्यक्ति के लिए मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपके घर में यदि कोई महिला है और पढ़ना चाहती है, तो उसकी क्षमता को समझकर आप उसको आगे बढ़ने को जरूर प्रेरित करिए। अगर एक पति पढ़ना चाहता है तो उसकी पत्नी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने ही बच्चे को, अपने पति को, अपने पत्नी को, कुछ भी, कोई भी रिलेशन हो, उसको प्रमोट करे, आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करे। ये हमारा आपके प्रति एक सुझाव है, इसको जरूर मानिएगा। यदि हम उसकी क्षमताओं को समझकर उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके घर में बहुत लाभ होता है। और अगर हम क्षमता के हैं ही नहीं और जबरदस्ती ढकेले जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम गिर पड़ेंगे। तो गिरना नहीं है और ना गिराना है, सिर्फ उठना है और उठाना है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करें या अपने बच्चों को प्रेरित करें तो क्षमताओं को जरूर आंकें। अगर आपके बच्चे की क्षमता सिविल में जाने की, आपके बच्चे की क्षमता नीट क्वालिफाई करने की, आपके बच्चे की क्षमता जेईई क्वालिफाई करने की नहीं है तो बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें, अन्यथा पैसे का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, समय का भी नुकसान होना तय है। तो इसलिए आप क्षमता को जरूर आंकिएगा, तभी प्रेशराइज करें, तभी पढ़ने को प्रेरित करें, अन्यथा बिना क्षमता के नहीं हो सकता। तो टेक्सचर यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि ये अपने टेक्सचर में क्या करते थे, सिल्वर कलर का लेप लगाते थे। ये इनकी विशेषताओं में शामिल है। ठीक, ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, और जो यूनिक है, जो अलग है, वो महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे कि ये और क्या करते थे, और क्या विशेषता है भाई। तो इनके फिल्मों में एक हिंसक टाइप की आवाज आती थी। ये नोट डाउन करके, और इसको नोट डाउन करने लगे तो नोट करके, इंपॉर्टेंट करके जरूर लिखें कि इनके फिल्मों में हिंसक आवाजें आती थी। इनके फिल्मों में क्या होता था, हिंसक आवाजें आती थी। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, थोड़ा सा समझिएगा तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएंगे। कैसे, जैसा अभी इन्होंने लिखा, राजेश कुमार ने, कि इन्होंने नारी का चित्रण कभी नहीं किया। यदि मन में वात्सल्य नहीं है, यदि मन में करुणा नहीं है, यदि मन में प्रेम नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके पूरे लाइफ स्टाइल में ये बातें दिखेंगी। जैसे होता नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये मास्टर बहुत क्रूर व्यक्ति है। क्यों है पता है, उसके लाइफ में ये चीजें हो चुकी हैं, उसी में वो रम चुका है, ढल चुका है, इसलिए है। तो इन्होंने नारी का चित्रण अपने जीवन में कभी नहीं किया। इन्होंने नारी का चित्रण अपने जीवन काल में
कभी नहीं किया। अब इसका प्रभाव कहाँ दिखा? राजेश कुमार, योगिता सिंह, शशि बाला तिवारी, इसका प्रभाव कहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि ये वास्तव में सही है? इसको भी समझिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके ब्लाइंड विश्वास सही नहीं होता। अब इसको समझिए, ये कहां से आया, क्या हुआ, क्यों, ऐसा क्यों है? इसका कारण हमने ऊपर ही लिख दिया है। इसका कारण मैंने ऊपर लिख दिया। क्या लिखा है? कि इनके फिल्मों में हिंसक आवाजें आती थी। ये कथन सत्य है और यह कथन सत्य को प्रूफ कर रहा है। यह कथन सत्य को प्रूफ कर रहा है। यह बात सही है। जैसे हमने अभी कहा कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन मानवों का राजधानी रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर 800 संख्या में गुफाएं पाई गई हैं, इसलिए रहा है। तो जो भी बात आप करिए वो एकदम प्रूफ के साथ करिए तो वो सही रहेगा। ठीक, ये बात कंफर्म हुई कि ऐसा क्यों है कि इन्होंने अपने फिल्मों में ऐसी हिंसक आवाजें, डरावनी आवाजें निकाली हैं। उसका एकमात्र कारण है उनके अंदर कोई वात्सल्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं रहा महिला के प्रति। तो जाहिर सी बात है जो सच्चाई इनके जीवन की थी वही इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक, इसके साथ साथ हाँ, फिल्मों में हाथों के क्लोजअप दिखाते थे और ये भी डरावने होते थे। फिल्मों में हाथों के क्लोजअप दिखाते थे। अब कुछ नहीं दिख रहा है, सपोज कुछ नहीं दिख रहा है, अचानक से स्क्रीन पे 2 हाथ आ गए ऐसे करके और पंजे आ गए, इतने इतने दिख रहे हैं, तो आदमी डरेगा नहीं? बिल्कुल डरेंगे आप। और अचानक से अभी एक हॉल हुआ, मैंने तो सिनेमा हॉल अभी तक अपने जीवन में देखा ही नहीं है, कैसा होता है सिनेमा हॉल में, मैं अभी तक गई नहीं कभी। तो मैंने सुना है कि वहां पे अंधेरा रहता है। अब जब अंधेरा है अचानक से इतने इतने हाथ आ गए सामने, तो डरोगे नहीं? तो डर इनके फिल्मों में क्या था? डर था, भय था, हिंसक आवाजें थी और अचानक पूरा बंद है कमरा और अंधेरा ही अंधेरा है, तो कैसा लगेगा? डर के मारे। और मैं इसी के कारण कभी गई नहीं कि अंधेरे में मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं कभी नहीं गई और आप भी ना जाएं। सिनेमा, अपने जीवन का सिनेमा यदि हमने रीड किया तो हमें लगता है कि बनावटी सिनेमा से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सिनेमा उनेमा नहीं, अपने जीवन को ही सिनेमा बना डालिए। फिल्मों में हाथों के क्लोजअप दिखाए जाते थे, ये विशेषता इनके जीवन की है, इनके चित्रों की है। अब इन्होंने अभी हमने कहा कि ये एक उपन्यासकार भी हैं, ये एक उपन्यासकार भी हैं। हम भी नहीं जाते योगिता सिंह बिल्कुल जाइएगा भी नहीं। जानती हो इंटरेस्ट कहाँ है? सुकून में। और सुकून कहाँ है? आपके जो भी चीज़ें आपको बहुत बेहद पसंद है वो उसमें सुकून है। ये तो बनावटी चीज़ें हैं, इसमें क्या सुकून ढूंढना? फिल्म देखिए। और ये तो एक तो ये क्या है, ये जानते हैं? एक तरीके का इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके का प्रोफेशन बन चुका है लोगों का कि हम भी संडे को फिल्म देखने जाते हैं, मन नहीं है तब भी जाते हैं। तो जहाँ मन लगे, और मन कहाँ लगे? सिर्फ और सिर्फ किताबों में लगे, वो चीज़ें आपको हमेशा इम्प्रूव करेंगी। डे बाय डे आपका जीवन इम्प्रूव होगा, डे बाय डे आपका शैली इम्प्रूव होगा। तो जहाँ इम्प्रूव है, जहाँ पर सफलता है, उससे जुड़े। जाओगे फिल्म देखने, 1000 रुपये का, 500 रुपये का, जाने कितने का टिकट होगा, मैंने तो कभी लिया ही नहीं तो मैं क्या ही जानूँ। तो इतने का 200 500 का तो जरूर ही रहता होगा, तो इतना पैसा फूंक के चले आए। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशन इसको नहीं, फैशन कहेंगे। एकदम सही अनुराधा, फैशन ही कहेंगे। ये एक फैशन का दौर चल रहा है कि उसके घर वाले गए फिल्म देखने, तुम नहीं ले गए।
इसके घर वाले गए होटल में खाना खाने, तुम नहीं गए। ये मैडम रोज होटल में खाना खाती, तुम नहीं खिलाते हो। इसका ये मतलब नहीं हो सकता है साला मैडम का तो ये ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है, हो सकता है सर का ये ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है। लेकिन अरे कम से कम खराब चीज़ों को देखकर एब्जर्व करने की कोशिश ना करो, अच्छी चीज़ों को देखो। वो पढ़ के उनका बेटा आईएएस बन गया, पढ़ के उनकी बेटी डॉक्टर बन गई, पढ़ के उनका बेटा इंजीनियर बन गया, बेटी इंजीनियर बन गई। इन चीज़ों को फॉलो करो। वो फिल्म देखने जा रहे हैं तो हम भी देखेंगे, वो 10,000 का कपड़ा पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे। ये चीज़ें बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं और कहीं नहीं। फिल्मों में हाथों के क्लोजअप दिखाते थे और ये इनकी विशेषताएं रही हैं। अब हमने कहा कि ये एक उपन्यासकार भी रहे हैं, तो उपन्यासकार जब रहे हैं तो इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है और वो उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि एक चित्रकार एक उपन्यासकार भी है, इसलिए। तो इनका जो उपन्यास है एक गौरिल्ला और ये इनका एक उपन्यास है, एक गौरिल्ला और। ठीक, ये उपन्यास है और इम्पोर्टेंट है। अब इनके प्रमुख चित्रों को देखेंगे। प्रमुख चित्रों में बायोग्राफी ऑफ ए बॉडी कोई मतलब का नहीं है, बायोग्राफी ऑफ ए बॉडी, मैन 1 और मैन 2, आदमी। ये 2 चित्र और एक आपका उपन्यास, ये दोनों चीजें आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लें। इनको कला विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त है 1997 में। इनको कला विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त है 1997 में। कला विभूषण पुरस्कार प्राप्त है। और इसको मैंने जो कहा मैन फर्स्ट मैन सेकंड, इसको अगर हम बहुत सरल भाषा में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि इन्होंने आदमी या मनुष्य, आदमी या मनुष्य कुछ भी कह सकता है भैया, मनुष्य नामक श्रृंखला को पेंट किया है, नामक सीरीज को पेंट किया है, नामक श्रृंखला बनाई है और ये श्रृंखला इनकी महत्वपूर्ण है। आई थिंक कला विभूषण ही मिला है। कला भूषण है क्या भाई, जरा सा इसको देख लीजिएगा तो कला विभूषण है कि कला भूषण है, कला विभूषण ही है। कला विभूषण 1997 में प्राप्त हुआ है। बाकी का जो भी था महत्वपूर्ण वो हमने पढ़ा लिया है। अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट में हमारा क्या है, तो हमारा रिपीट में रामेश्वर ब्रूटा को मैंने इस क्लास में पढ़ाया है। और रामेश्वर ब्रूटा का जन्म कब हुआ, मरे कब, कोई मतलब का नहीं है। रामेश्वर ब्रूटा इम्पॉर्टेंट, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, शिक्षण कार्य महत्वपूर्ण, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में किया। प्रसिद्धि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लर्न नहीं करना, बाकी चित्रकार के रूप में जान सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी पत्नी वसुंधरा तिवारी जो कि एक स्वयं चित्रकार थी, इनके ऊपर फ्रांसिस बेकन का प्रभाव था, कोई मतलब का प्रश्न नहीं है। और फिर आते हैं हम इनके चित्रों में मैंने जो भी
चित्र की विशेषता लिखी है उसको लर्न कर लेंगे। मनुष्य के चौड़े कंधे, चौड़ा सीना, चौड़े चौड़े मनुष्य, बड़े बड़े मनुष्य, हिमालय जैसे मनुष्य, हिमालय की तरह मनुष्य को इन्होंने पेंट किया है। हमेशा मनुष्य को दुखी अवस्था में पेंट किया है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके अधिकांश चित्र एक ही रंग में रंगे होते हैं, क्रोमो मोनोक्रोम में, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके टेक्सचर में सिल्वर कलर का लेप लगा होता है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ इनकी कुछ फिल्म है, जैसे इनकी फिल्मों में फिल्मों की विशेषता है, जैसे इनके फिल्मों में एक हिंसक आवाज आती थी। इन्होंने नारी का चित्रण कभी नहीं किया है। फिल्मों में हाथों के क्लोजअप दिखाए जाते थे। ये एक चित्रकार के साथ साथ एक उपन्यासकार भी थे। तो इनके उपन्यास का नाम क्या है? एक गोरिल्ला और इनके प्रमुख चित्रों में जो आदमी या मनुष्य की श्रृंखला है वो महत्वपूर्ण है। इतना टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब हम दूसरे कलाकार को पढ़ते हैं और दूसरा कलाकार कौन है? वह है धनराज भगत। हमने आपको कहा था कि इसके जो भी क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 फॉर्म में दें। पूरी कोशिश कर रही हूं मैं कि 2 फॉर्म में दूं। एक तो आपका ये फॉर्म रहे कि आप उस पेपर को निकालकर सॉल्व कर लें, पूरे के पूरे चित्रकार। ये इसलिए मैंने कहा कि चित्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हमने क्या चित्रकारों को क्लासेस में नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। क्या आगे नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं। ये क्यों जानते हैं? क्योंकि 100% सिलेबस में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सिलेबस होता है वह होता है चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, लोक कलाकार, समसामयिक कलाकार, ये सब कलाकार होते हैं। तो एक चीज हमारी ये जानिए कि हमने पढ़ाते समय आपको सिर्फ क्लासेस की विषय के बारे में बताया था कि क्लासेस में क्या देंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम आपको ये भी प्रोवाइड करवाएंगे। एक चीज जानिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, ईमानदारी से जीवन जिया है और ईश्वर हमारा हमेशा साथ देंगे, इसलिए हमें ये सब चीज़ें पता है। और हम कभी किसी चीज़ को लेकर डरते नहीं, सिर्फ डरते हैं तो उनसे और किसी से नहीं, क्योंकि हमने जो कहा है क्लासेस में, जो कहा है उससे ज़्यादा देंगे। हमने एक बात हमेशा ये भी कही है कि देर हो सकती है आड़गंगा में, अंधेर कभी नहीं होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको कही गई है वो समय से नहीं मिली होगी, ये हम हमेशा एक्सेप्ट करते रहे हैं और करेंगे। हाँ, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हमने दिया है, जो कहा है मैंने उसको किया है। और समय का मतलब ये नहीं है कि आपकी परीक्षा सिर पे है और हमने आपका काम कंप्लीट नहीं किया है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जो हमने कहा है वो हम उससे बेहतरीन, उससे अच्छा करने का पूरा प्रयास हमेशा करते रहे और करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हमने एक फॉर्म को तैयार कर लिया है, जैसे आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चंस आंसर मिल सके वो तैयार हो चुका है। लेकिन उससे ही काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें लर्न नहीं हो पाता है। गलतियां जहां हुई वही चीजें हमें लर्न हुई। लेकिन जब हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि रामेश्वर ब्रूटा त्रिवेणी कला संगम में शिक्षण का कार्य किए हैं, एक बार लर्न कर लिया, और हम डेली ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट डेली बराबर मात्रा में कतई नहीं दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें जब हम ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें गोला भरना होता है। तो हम पूरे समय में अगर हम निर्धारित करें तो 1 या 2 सीरीज ही हम कर सकते हैं 125 क्वेश्चन की। और जब हमें ऑनलाइन 125 क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें 15 से 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमें उसमें गोला नहीं टिक करना है। तो वो हमारे याद करने का पोर्शन हो गया और हमारी गलतियों को ठीक करने का पोर्शन हो गया पीडीएफ। तो हमने दोनों फॉर्म में आपको कोशिश की है देने की, और देंगे भी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश नहीं करते हैं वो कभी जीत भी नहीं सकते। तो हमने ये कोशिश किया है कि अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन
और ऑफलाइन दोनों पूरा का पूरा जो भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक है चित्रकारों का, हम उसको इंडिविजुअल चित्रकार की क्लास में जरूर प्रोवाइड करवाएं, उससे आपको फायदा होगा। तो हम दोनों विकल्पों को रखे हैं और जरूर करेंगे। थोड़ा सा समय और लगेगा, मान के चलिए हफ्ते 10 दिन में ये चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ताकि आप 1 महीने में बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक, तो धनराज भगत को हम पढ़ने चल रहे हैं और धनराज भगत भी दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। और एकरे इतना पढ़ाई के बाद अगर नाक काटत गया तो ये जान लिया कि फिर कभो जीवन में हमरे क्लास में आ नहीं सकता। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं धनराज भगत। इतना पढ़ाई के बाद अगर नाक काटा, रिजल्ट में हम देखे कि जिन जिन स्टूडेंट का हमने बहुत भरोसा किया था कि ये टॉप करेंगे और वो एकदम नीचे आए हुए हैं, हमें बहुत बुरा लगेगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए नाक नहीं काटना है, ऊंची नाक को हमेशा बनाए रखना है और वो आपके ही माध्यम से हो सकता है। बाकी हमें तो जो करना है वो हम कर ही रहे हैं, जो पढ़ाना है हम पढ़ा ही रहे हैं, और बाकी आपको मेहनत करके हमें बहुत भरोसा है। भगवान जाने, भगवान की सौगंध मैं खा के कह रही हूँ, मुझे इतना भरोसा हो चुका है अपने स्टूडेंट पर कि जितनी सीटें हैं, एक आध हम बात नहीं करते, हो सकता है और भी क्लासेस में और भी स्टूडेंट हो, जो एक आध दो लोग ऐसे हों जो कि अच्छे श्रेणी में चले जाएं, अच्छे रिजल्ट के साथ चले जाएं। बाकी 99% रिजल्ट हमारी कोचिंग का रहेगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। मैंने जब ईश्वर की कसम खा ली तो आप समझ सकते हो मैं कितना विश्वास आपके ऊपर करती हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत विश्वास के साथ पढ़ा रही हूँ और मैं जानती भी हूँ कि कितने कितने स्टूडेंट का चयन होगा, ये भी मैं जानती हूँ। और इसको मैं अनाउंस 1 महीने के अंदर ही एकदम 100% के साथ कर सकती हूँ। थोड़ा सा हमको टेस्ट लेने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा स्टूडेंट हमारे किस पोजीशन पर रहेगा। ये भी मुझे पता है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को जानती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा कि हमारा बच्चा कंडक्टर बनेगा, ये उसको पता है। किसी को पता हो ना हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, हाथ देखने आते हैं ना, माँ से बड़ा विद्वान अपने बच्चे के लिए कोई है ही नहीं। और वो सब गतिविधियों को देख रहा है, जान रहा है, इसलिए वो उससे अच्छा विद्वान अपने बच्चे के लिए कोई नहीं है, ये बात जान लीजिए। जब माँ अगर कह दे कि हमारा बेटा ये काम करेगा, निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि वही बेटा काम करेगा, क्योंकि वो सब रीड कर रही है, सब जान रही है। पंडित के हाथ दिखाए से तू जान लेगा कि हम IAS बन जावे, कब हो न। अगर माँ कह दी अपने घर की, अपनी माँ कह दी कि ये मेरा बेटा जज बन जाएगा, IAS बन जाएगा, DM बन जाएगा, एकदम मैं श्योर हूँ, तो जान लीजिएगा एकदम श्योर है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार है कौन? धनराज भगत। अब हम इनको अगर हम कहें, अभी हमने कहा कि समकालीन और आधुनिक चित्रकारों में हम किसको रखेंगे, तो हम उसको बताएंगे ही। साथ में अभी जो हमने रामेश्वर ब्रूटा को पढ़ाया है भैया, वो भी समकालीन आर्टिस्ट में ही आएंगे और ये भी समकालीन मूर्तिकार में आएंगे। तो ये क्या है? समकालीन मूर्तिकार है। ये क्या है? समकालीन मूर्तिकार हैं। और इनका जन्म सहित लर्न करना है कहाँ हुआ है। क्यों भैया? ये मूर्तिकार है, दिल्ली शिल्पी चक्र के महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका जन्म सन 1917 में 1917 में लाहौर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ था। और एक चीज तो आपको पता ही है, पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार कहाँ जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। ऐसे एक घटना मुझे याद आती है, जब राजीव गांधी को बम से मार दिया गया था। ये घटना मुझे अभी भी याद है और हिला देती है। कैसे हिला देती है कि
जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो उस समय प्रकृति रो रही थी। बहुत से स्टूडेंट को नहीं ये याद होगा या नहीं उस समय का सीन हो सकता है ना याद हो, या उस समय उन लोगों ने ना इस बात का ध्यान दिया हो, लेकिन हम बहुत छोटे थे उस समय। और उस समय ईश्वर भी आई थिंक रो ही रहा था, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी हानि थी हमारे देश के लिए। जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई, मुझे तो सन वन नहीं याद है इतना कि कब हुई थी और क्या हुआ था, ये तो याद है लेकिन सन नहीं याद है। तो जब मृत्यु हुई उनकी तो उस समय पूरे भारत में एक विशाल आंधी तूफान, आज भी मुझे वो सीन आंधी तूफान का याद है। लगभग 8:45 बज रहा था, रात्रि के 8:45 बज रहे थे। अभी मैं इस बात पे चर्चा भी कर रही थी कि कभी कभी किसी किसी के जाने पर ईश्वर भी रो देता है, प्रकृति भी रो देती है। तो मैंने तो उनको बहुत पढ़ा नहीं, जाना नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन अच्छे व्यक्ति रहे होंगे तभी ईश्वर ने भी अपना जवाब दिया था। तो वो उस समय जो आंधी आई थी भारत में, वो दोबारा कभी नहीं आई। अभी तक रिकॉर्ड रहा कि वो आंधी तूफान, वो प्रकृति का मौसम बदला हुआ, वो कभी दिखा नहीं। तो बहुत भयंकर, बहुत भीषण आंधी तूफान था, जो कि तो कहते हैं ना कि जैसे अभी मैंने ये बात यहाँ पर क्यों कही पता है, इसलिए कही कि जैसे हमने कहा कि धनराज भगत का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ, और दूसरी बात हमने कही कि दिल्ली शिल्पी चक्र के जो भी कलाकार हैं वो पाकिस्तान से जब आए तो वो जुड़े। लेकिन अब आप कहेंगे कि हर चित्रकार तो नहीं जुड़ा था ना, तो बिल्कुल हर चित्रकार पाकिस्तान से विस्थापित नहीं था, लेकिन यहाँ पर था। तो समझ रहे हैं, कभी कभी हम किसी भी चीज को पढ़ें तो उसको महसूस जरूर करें, और जब आप किसी भी चीज को महसूस करते हैं ना तो आपके दिमाग में छा जाता है, बैठ जाता है। जैसे छोटी घटना हमारे लिए हो सकती है उस समय एज के हिसाब से, लेकिन आज भी दिलो दिमाग में छाई हुई है, और वो घटना कभी भूलती नहीं है कि इतना जबरदस्त प्रकृति का बदलाव, मौसम का बदलाव कभी देखने को मिला नहीं फिर। तो इनका जन्म जो है 1917 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इनकी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, शिक्षा कहाँ ग्रहण की, तो इन्होंने शिक्षा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में ली। कहाँ ली? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में ली। ये कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है? लाहौर में है। वहीं पर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन इन्होंने शिक्षण कार्य 2 जगह किया। कहाँ किया? शिक्षण कार्य 2 जगहों पर किया। एक तो इन्होंने दिल्ली में किया और दूसरा इन्होंने लाहौर में किया। अब दोनों में उचित विकल्प क्या लगाए भाई? अगर लाहौर और दिल्ली दोनों ऑप्शन में है मंतशा, पुष्पा यादव, तो क्या लगाना उचित होगा? हम सीधा सीधा फंडा हमारा है कि जब ये लाहौर छोड़कर भारत आ गए तो इन्होंने ज्यादा समय यहीं व्यतीत किया। कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली में फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे। जैसे प्रश्न बना, धनराज भगत ने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? शिक्षण कार्य कहाँ किया था? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट
कॉलेज ऑफ आर्ट, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट और चेन्नई में, मद्रास में। तो इन दोनों विकल्पों को पहले काट दिया, दो दुश्मन हमारे ऑलरेडी खत्म। अब हम दो दुश्मनों की बात करेंगे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में या मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में कहाँ सही होगा। तो सीधा सीधा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। जब हमारा ये ऑप्शन हमको ना दिखे, जब हमारा ये ऑप्शन हमें ना दिखे और ऑप्शन में ये दिखे कि यहाँ पर कुछ और है, जैसे लिख दिया गोवा, तब हमारा जो दूसरा विकल्प है वो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट है। ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प हमारा क्या सही था, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। दूसरा विकल्प हमारा क्या सही है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट। तो मेयो लाहौर में है और दिल्ली में इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है। अब हम इनकी प्रसिद्धि देखेंगे, इनकी प्रसिद्धि भी इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रसिद्धि क्या रही भाई, इनकी प्रसिद्धि कई रूपों में रही। ये एक मूर्तिकार पहले नंबर पे, फिर क्या चित्रकार, और चित्रकार में भी कौन से चित्रकार, दृश्य चित्रकार। चित्रकार में भी कौन से चित्रकार, दृश्य चित्रकार। लैंडस्केप आर्टिस्ट, इसके साथ साथ ग्राफिक आर्टिस्ट भी, ग्राफिक आर्टिस्ट। फिर क्या, जब इन्होंने पढ़ाया है कहाँ, दिल्ली में, तो ये एक शिक्षक भी थे। तो शिक्षक के रूप में। और क्या, छापा चित्रकार, शिक्षक, मूर्तिकार और लैंडस्केप आर्टिस्ट। लेकिन अगर एक बात कही जाए मुख्य रूप से, अगर एक बात कही जाए मुख्य रूप से, तो वो किस लिए फेमस होंगे, ज्यादा प्रायोरिटी मूर्तिकार के रूप में देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी मूर्तिकार के रूप में देंगे। यहां से दो प्रश्न बनते हैं। एक ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मूर्तिकार भी है। देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैच, शंखो चौधरी और धनराज भगत, सभी को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा मूर्तिकार बिल्कुल भी चित्रकार नहीं है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ ही मूर्तिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकार हैं, चित्रकार नहीं हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक, तो ये मुख्य रूप से क्या है, सिर्फ मूर्तिकार नहीं, और भी कई रूपों में है, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, शिक्षक, और एक अगर हम कहेंगे बात तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये हमेशा चार्ल्स फावरी के प्रशंसक रहे। प्रशंसा इन्होंने की किसकी, चार्ल्स फावरी की। चार्ल्स फावरी की प्रशंसा की, और ये प्रभावित भी चार्ल्स फावरी से रहे, प्रभावित रहे चार्ल्स फावरी से। ये चार्ल्स फावरी से प्रभावित भी थे और प्रशंसक भी थे। इनके मूर्तियों पर प्रभाव की बात अगर करें तो दो वादों का प्रभाव है। जो पहले नंबर पर है वह घनवाद है, और जो दूसरे नंबर पर है वो यथार्थवाद है। घनवाद और यथार्थवाद का इनके चित्रों पर, इनके मूर्तियों पर प्रभाव है। अगर हम एक बताएं, कोई एक कहें तो क्या कहेंगे, अगर हम कोई एक कहें कि इन दोनों में हमें क्या लगाना चाहिए सपना मिश्रा, तो क्या लगाना चाहिए, ये वाला या ये वाला, घनवाद लगाएं या
यथार्थवाद। तो पहला उत्तर घनवाद, दूसरा उत्तर यथार्थवाद। अब जैसे प्रश्न बना दिया, प्रश्न बनाया कि धनराज भगत के मूर्तियों पर किस वाद का प्रभाव है? और ऑप्शन दिया घनवाद, ऑप्शन दिया प्रभाववाद और ऑप्शन दिया यथार्थवाद। अब जो उत्तर दे चुका होगा, अब उसको देखो हम क्या करते हैं। अब जो उत्तर दे चुका होगा, हरिओम विश्वकर्मा जी, अखिलेश, राजेश, पुष्पा यादव, क्यों उत्तर दिया? हमने 100 बार कहा है, पहले पूरा का पूरा प्रश्न ऑप्शन सहित देख लीजिए, तभी विकल्प को सही गलत करिए। बहुत पीटेंगे, अघा जाओगे सब लोग और क्लास से सस्पेंड कर देंगे। अब क्या करोगे? अब गोला मार लिए हो, अब सही कर पाओगे क्या? अब अगर गोला मार लिए OMR में तो क्या सही हो सकता है? हाँ, 100 बार कह दिए हैं, ये जल्दबाजी करना बंद कर दीजिए। 100 बार मैंने समझाया है इस बात को कि जल्दबाजी में कोई उत्तर ना दें, पहले विकल्प को देखें, पढ़ें, समझें, तब दें। ये आदत कभी छूटती नहीं है, ये याद रखना, आदत कभी छूटती नहीं है। कम हो सकती है तो कम तो कर लो कम से कम। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी विकल्प सही हुआ। अब हमने ऑप्शन चेंज किया, ए, बी, सी, डी। प्रभाववाद, घनवाद, उत्तर प्रभाववाद, यथार्थवाद। अब क्या होगा? अब सीधा सीधा जवाब घनवाद। ऑप्शन नहीं है, घनवाद ऑप्शन सपोज नहीं है। ए, इनमें से कोई नहीं, भला हमेशा डी में जाता है, इनमें से कोई नहीं, हमेशा डी में जाता है, लेकिन यहाँ हमने लिख भर दिया है। अब क्या करेंगे? अब ऐसे में विकल्प हमारा डी सही होगा। दोनों जानते रहे, इनके प्रभाव से प्रश्न आया है। क्यों? क्योंकि इनकी मूर्तियां दिखती तो है, क्या हो सकती हैं ऐसा अनुमान लगाना पड़ता है, और यह सिर्फ और सिर्फ घनवाद के प्रभाव के कारण। अब इनकी प्रमुख मूर्तियां जहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं और मूर्तियों की कुछ एक विशेषता, उसको देख लेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा है वो महत्वपूर्ण है। इनका जन्म, इनकी शिक्षा, शिक्षण संस्थान, किस शिक्षण संस्थान में इन्होंने काम किया है। अब इनकी प्रमुख मूर्तियां इन सबों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो धनराज भगत की प्रमुख मूर्तियां, पढ़ ल, खाना खाए ल, और फिर जब है फिर कोशिश करब की पढ़ाई। धनराज भगत की प्रमुख मूर्तियां, क्योंकि आज है संडे, लेकिन हमको संडे को ना इतना काम रहता है, लगता है रोज वाला दिन ज़्यादा सही था। धनराज भगत की प्रमुख मूर्तियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट मूर्तियां हैं, पहले उनको पढ़ लेंगे, फिर जो ऐसे ही पूछी जाती हैं उनको पढ़ लेंगे। जैसे इनकी एक मूर्ति है द किस, ये इम्पोर्टेंट है। द किस, इसको हिंदी में बोलेंगे चुंबन, और ये है लकड़ी में, माध्यम सहित लर्न करें।
दूसरा है घोड़े की नालबंदी, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, घोड़े की नालबंदी। जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे ना वो और बेहतरीन होंगे, जैसे कुछ पॉइंट छूट जाया करते हैं पढ़ाने में, तो वो प्रश्नों के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। और नोट्स में इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रट मारिएगा। देखिए, फंडामेंटल समझने की चीज़ है, चित्रकार, ग्राफिक आर्टिस्ट और मूर्तिकार, और आपका जितनी शैलियां हैं, रटने की चीज़ें हैं। तो कुछ समझना, 90% रटना, ये करना है। सब समझने ना लगना, और अगर समझने लगते तो कला मैथ ना हो जाती। घोड़े की नालबंदी ये किस माध्यम में है हरिओम जी? पत्थर में है। ये किस माध्यम में है? पत्थर में है। और एक इनका बहुत फेमस मूर्ति है शिवा डांस, शिव का नृत्य, शिवा डांस, शिवा डांस। ये किस में बना है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यानी इसी को बोलते हैं पीओपी। ये पीओपी में बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना है। अच्छा है, प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकता है। शिवा डांस। एक है आपका कॉस्मिक बैंड, ये भी महत्वपूर्ण है। कॉस्मिक बैंड, कॉस्मिक मैन किस में बना है? कॉस्मिक मैन सीमेंटेड है। कॉस्मिक मैन किस में बना है? कॉस्मिक मैन कॉस्मिक मैन भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही है, पीओपी में ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही ये भी है। सीमेंटेड इनकी आई थिंक सितार वादक ही है, बस सितार वादक मूर्ति सीमेंट में है। सितार वादक मूर्ति इनकी सीमेंट में है, और सितार वादक भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी शिवा डांस प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉस्मिक मैन प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सितार वादक सीमेंट में है। और एक इनकी बहुत खूबसूरत और बहुत महंगी मूर्ति, फ्लूट प्लेयर यानी बांसुरी वादक। ये कॉपर में है, वेल्डेड कॉपर। ये किस में है? वेल्डेड कॉपर में है, कॉपर में बनाई गई है। और इस मूर्ति को दो लोगों ने और बनाया है। किसने किसने? फ्लूट प्लेयर को दो लोगों ने और बनाया है। एक है मीरा मुखर्जी और दूसरे हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। तो बांसुरी वादक को लिख लेंगे कि दो लोगों ने और बनाया। एक हम इसके लिए ना बहुत जल्दी आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से चित्र किन किन लोगों ने बनाया है, किसको लगाना है, कौन कौन सी मूर्ति किन किन लोगों ने बनाया है, और पहला जवाब क्या सही होगा, ये हम आपको बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। तो बांसुरी वादक और किसने बनाया है? मीरा मुखर्जी ने। और किसने बनाया है? सुधीर रंजन खास्तगीर ने। इन लोगों ने भी बनाया है, लेकिन मीरा मुखर्जी ने जो बनाया है उसका माध्यम कांसा है। मीरा मुखर्जी ने जो बनाया है वो किस में बनाया है? कांसे में, यानी ब्रॉन्ज में बनाया है। ब्रॉन्ज यानी कांसे में बनाया है। तो ये अलग हो गया और उन्होंने अलग बनाया। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसका।
बाकी और ऐसा नहीं कि और लोगों ने नहीं बनाया होगा, लेकिन हो सकता है हमको ना आता हो। एक इनकी मूर्ति है मोनार्क, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मोनार्क इन्होंने धातु और लकड़ी में बनाया है। मोनार्क धातु और लकड़ी को मिलाकर, धातु प्लस लकड़ी, इन दोनों माध्यमों में मोनार्क बना हुआ है। अब इनकी कुछ मूर्तियां और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जान लीजिए। जैसे थर्ड आई, ये शायद आई हुई मूर्ति है। थर्ड आई एक इनकी मूर्ति है। मशीन, ये भी मूर्ति है। महाकाल, ये भी मूर्ति है। मशीन, महाकाल, थर्ड आई। और द म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, ये महत्वपूर्ण है। द म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, द म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन और स्टैंडिंग फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग फिगर, ये भी महत्वपूर्ण है। मैन फर्स्ट, मैन सेकंड, ये मूर्ति इनकी है। क्वीन और मैन, ये भी एक मूर्ति है, कोई मतलब की बहुत नहीं है। क्वीन और आदमी, मतलब रानी और आदमी, रानी और राजा नहीं। और एक उनकी मूर्ति है क्रूसीफाइड, ये भी महत्वपूर्ण है। क्रूसीफाइड, बाकी बहुत बनाया होगा अपने जीवन काल में, जब यही काम ही रहा है तो बनाए बहुत होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेना है। एक इनकी मूर्ति है सांड, जो कि इन्होंने लकड़ी में बनाया है। सांड, सांड की मूर्ति बनाई लकड़ी में। और जो उधर मैंने मूर्तियां लिखी हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको लर्न कर जाइए। अब ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी हैं, तो इनके कुछ प्रमुख चित्र भी हैं। प्रमुख चित्रों में, जैसे इनके चित्रों में एक चित्र है इनका झोपड़ी, झोपड़ी। और बहुत ज़्यादा चित्रों के नाम मिलते नहीं हैं, चूंकि ये मूर्तिकार है मुख्य रूप से। अब इनकी मूर्तियों की कुछ विशेषता है, जैसे इन्होंने अपने मूर्तियों में कीलों का प्रयोग किया है। कील, जब लकड़ी में मूर्ति बनाई तो कीलों का प्रयोग करेंगे ही। और इनका कुछ माध्यम रहा है मूर्ति कला का, वो माध्यम क्या था, जितना जितना माध्यम हम लोगों ने पढ़ा उसको लिख लेंगे। जैसे धातु में तो मूर्तियां बनी ही हैं, पत्थर में भी बनी हैं, लकड़ी में भी बनी हैं और पीओपी में भी बनी हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बनी हैं, तो ये इनका माध्यम है। पेपर मैसी में भी इन्होंने काम किया है। ये थे धनराज भगत। और 2010 में धनराज भगत स्कल्पचर पार्क्स, जो कि चंडीगढ़ में है, इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में धनराज भगत स्कल्पचर पार्क कहाँ है, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और ये कहाँ है ये भी महत्वपूर्ण है, और कब हुई ये भी महत्वपूर्ण है। सभी को नमस्कार।